Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि संडे है तो संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, संडे होता है हमारा रिवीजन डे, मतलब कि पिछले सप्ताह मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में जितने भी करंट अफेयर चर्चा में थे उन सब का हम लोग रिवीजन जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले सप्ताह बीच में करंट अफेयर कभी मिस कर दिया है या फिर पढ़ा ही नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरव्यू या फिर एक रिवीजन आपका हो जाने वाला है। हालांकि इस वीडियो को मैंने अभी पहले बंद कर दिया था। ये संडे वाला वीडियो जो रिवीजन वाला वीडियो होता है, मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसको नहीं लेकर आ पा रहा था। फिर उसके बाद में मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आती हैं कि इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, तो उसके बाद यहाँ पे फाइनली इस वीडियो को हम लोग अब कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हो। अगर इस तरीके से ये चैनल नहीं मिल पाता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा चैनल मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको यहाँ पे ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर भी कनेक्ट कर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो एक रिक्वेस्ट रहती है वो रिक्वेस्ट आज भी है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। हमारा टारगेट जो है वो हमेशा की तरह 2K प्लस लाइक्स का रहने वाला है। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, चर्चा की जा रही थी एल्जीमर डिजीज़ के बारे में। तो ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि एल्जीमर को ठीक करने के लिए एक दवाई बनाई गई है क्रेनजुमाब। इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और यहाँ पे बताया गया इस क्रेनजुमाब का मेजर फोकस ये रहने वाला है कि एल्जीमर बीमारी को हम लोग कम कर दें और इसको हम लोग स्लो डाउन कर दें। इस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में था। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, एल्जीमर के बारे में पढ़ना है, आखिरकार ये होता क्या है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। एल्जीमर बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी दिमाग से संबंधित बीमारी है। होता क्या है, यहाँ पे मेमोरी लॉस जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है या फिर जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। दुनिया भर में हम लोग इसको डेमेंशिया के नाम से जानते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये बेसिकली एक कॉमन फॉर्म ऑफ डेमेंशिया है। डेमेंशिया में क्या होता है, तो डेमेंशिया में एक व्यक्ति की जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि सोचने की क्षमता है, याद रखने की क्षमता है या फिर रीजनिंग करने की क्षमता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं इस वाली सिचुएशन के अंदर। अब जो ये एल्जीमर डिजीज़ है इसको डिस्कवर किया गया था डॉक्टर एलियोस एल्जीमर के थ्रू, इसी वजह से इसका नाम एल्जीमर पड़ चुका है। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि ब्रेन के अंदर एक एबनॉर्मल प्रोटीन जमा हो जाता है जिसका नाम है बीटा एमिलॉइड। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये एबनॉर्मल प्रोटीन क्या है, बीटा एमिलॉइड। ये जमा हो जाता है और ये इकट्ठा होने के बाद में इस प्रकार से ये प्लेक बना देता है और ये जो प्लेक है ये डायरेक्टली ब्रेन की जो भी यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके जो भी फंक्शंस हैं उसको वो कम कर देता है। अगर आप लोग देखोगे तो ये एक हेल्दी न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो कि आपके नर्व्स के बीच में एक कम्युनिकेशन करने का काम करता है। अब ये एक हेल्दी न्यूरॉन है, लेकिन ये जो न्यूरॉन है ये बेसिकली आप देख पाओगे काफ़ी ख़राब हो चुका है। ये किसकी वजह से ख़राब हुआ, प्लेग की वजह से। और न्यूरॉन ख़राब हो जाएंगे तो आपके ब्रेन के अंदर नर्व्स के बीच में कम्युनिकेशन होना भी बंद हो जाएगा। तो हमारा जो एल्जीमर डिजीज़ है उसके अंदर ये वाली जो सिचुएशन है ब्रेन के अंदर वो क्रिएट हो जाती है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अब इस वाली पिक्चर को आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इन व्यक्ति के अंदर ब्रेन आपको दिख रहा है वो इस साइज़ का ब्रेन है जहाँ पर मैं आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो ब्रेन है ये बेसिकली काफ़ी छोटा हो चुका है, नॉर्मल साइज से श्रंक हो चुका है, यानी कि ये व्यक्ति एल्जीमर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हेल्दी ब्रेन होता तो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता, जैसा आप लोग डॉट डॉट वाली लाइन देख रहे हो। तो यहाँ पे एल्जीमर डिजीज़ के अंदर ब्रेन का साइज़ भी यहाँ पे श्रंक हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का मैंने आपको बता दिया, एक एबनॉर्मल प्रोटीन है जिसका नाम है बीटा एमिलॉइड। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एक रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट आई है 2021 की। तो इस रिपोर्ट ने बताया यह है कि पिछले साल कितने लोग रेफ्यूजी के तौर पर या फिर कितने लोगों के साथ में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जैसी सिचुएशन आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, सिलेबस वगैरह कहाँ से रिलेट कर सकते हो वो सारी चीज़ें आपको अगले स्लाइड्स के अंदर मिल जाएंगी। इशू क्या था, इशू ये था कि 2022 का ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट आता है।
देखो यहाँ पे 2022 के अंदर ये रिपोर्ट आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो डेटा है वो साल 2021 का है। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया? तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। ध्यान रखना, इसको हम लोग इसलिए भी पब्लिश करे हैं क्योंकि हर साल 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी वजह से 20 जून को अब की बार ये रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी। आगे आते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है? इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि साल 2021 के अंदर कौन कौन से देश के अंदर रेफ्यूजीज जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, और कौन कौन से देश के अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता हुआ आया है। क्वेश्चन ये है, ये रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं? रेफ्यूजीज़ मतलब यहाँ पे मान लो एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो एक कंट्री के अंदर यहाँ पर लोगों को मारकर फोर्सफुली यहाँ से निकाल दिया गया, तो वो लोग जाके बी कंट्री के अंदर शरण ले रहे हैं, वो यहाँ पे बेसिकली रेफ्यूजीज़ कहलाएंगे। उसके बाद इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ए कंट्री होगी, एक बी कंट्री होगी, लेकिन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में ये व्यक्ति कंट्री चेंज नहीं करते हैं, यानी कि इंटरनली अपने देश के अंदर ही उन लोगों को उनकी जगह से, उनके घरों से हटा दिया गया, दूसरी जगह पर इनको आप कह सकते हो भेज दिया गया। अब जब दूसरी जगह पर है तो इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है, तो वो कहलाता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि 2021 के अंदर कितने लोग यहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस को फेस किए हैं और कितने लोग यहाँ पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाली सिचुएशन से सफ़र किए हैं। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स में सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन के आसपास जो लोग थे, इनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली इनके घर से निकाला गया है। क्यों? क्योंकि कई सारे कारण थे, जैसे वायलेंस हो रहा था, ह्यूमन राइट अब्यूज़, फूड इनसिक्योरिटी थी, फिर हमने देखा वॉर हुआ, यूक्रेन से काफ़ी सारे लोगों को निकाला गया। क्यों? क्योंकि वॉर की सिचुएशन काफ़ी बदतर हो चुकी थी। फिर अफ्रीका के अंदर काफ़ी इमरजेंसीज देखने को मिली, अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन ख़राब हुई। तो इस वजह से ये हम देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में ये जो रेफ्यूजी और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस है, ये लगातार इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। अगर हम लोग देखें सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से देशों के अंदर हुआ है साल 2021 के अंदर, डिजास्टर की वजह से। यह टर्म ध्यान रखना, यहाँ पे डिजास्टर चर्चा में है, तो डिजास्टर की वजह से किस किस देश के अंदर सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो वो है चाइना। चाइना के अंदर 6.0 मिलियन के आसपास लोग डिस्प्लेस करे गए हैं। देन फिलीपींस आता है, देन उसके बाद यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर इंडिया भी देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि लगभग इंडिया के अंदर साल 2021 के अंदर क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर की वजह से 5 मिलियन लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस किया गया, उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पहुंचाया गया है। यानी कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड्स आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, या फिर कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से ये काम किया गया। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात की जाती है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, मैंने आपको बता दिया कि किसी देश के अंदर डिजास्टर है, वायलेंस चल रहा है, वॉर चल रही है, तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। फिर मैंने अभी आपको रेफ्यूजी और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताया। अब जब बात करते हैं रेफ्यूजीज़ को लेकर, तो इन रेफ्यूजीज़ की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत होती है। इंटरनेशनल लेवल पर इन रेफ्यूजीज़ के लिए आपको लॉज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि इन रेफ्यूजीज़ के राइट्स को प्रोटेक्शन देता है। बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाले लोगों की, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाले लोगों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 2-4 गाइडलाइंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। अब क्वेश्चन ये है, ये जो रिपोर्ट आई है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर, इसमें कुछ चैलेंजेस भी दिखाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो डेटा है उसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ बताए गए। क्या इश्यूज़ बताए गए? ये बोला गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को यहाँ पे निकाला गया है, एक जगह से हटाया गया है, उसको लेकर जो डेटा है वो ज़्यादा मजबूत डेटा नहीं है। तो ये यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर एक कंसर्न भी दिखाया गया है। बाकी इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था? तो UNHCR ने पब्लिश किया था, तो इसके बारे में पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यह है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। इस बॉडी को क्रिएट किया गया था 1950 के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। आगे आते हैं। फिर उसके बाद 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया। इस कन्वेंशन का फोकस ये है कि जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनको यहाँ पे बचाया जाए, उनके राइट्स के बारे में ये चर्चा करता है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने निपुण प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किया था। यह है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो निपुण प्रोग्राम बेसिकली निर्माण वर्कर्स के लिए, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इस निपुण प्रोग्राम को लेकर आया गया। PIB ने इस आर्टिकल को कवर किया था। इशू क्या है? इशू ये है कि ये बेसिकली एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। इसके अंदर क्या किया जाएगा?
जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हमारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा, उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा फोकस ये है कि आने वाले 10 सालों के अंदर लगभग 45 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास क्वालिफाइड वर्कर्स हों और ख़ासकर ऐसे यहाँ पे वर्कर्स हों जिनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हों। तो इस निपुण प्रोजेक्ट के अंदर जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर यह है कि 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम लोग ट्रेन करेंगे, उनकी स्किल्स को यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कौन लागू करने वाला है, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, एक होगा NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये जो NSDC है ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है। तो ये बॉडी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, यही यहाँ पर ट्रेनिंग मॉनिटरिंग करेगी इस पूरी की पूरी प्रोग्राम का या फिर इस पूरे स्कीम का। तो निपुण के बारे में आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी, लोगों के अंदर स्किल्स आएंगी नई नई, लोग कुछ नया सीखेंगे तो उनकी जो वेजेस वगैरह है वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लोगों के अंदर स्किल्स इंक्रीज होंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है, करेंट टाइम पर ज़माना ही ऐसा है कि लगातार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ में हमें भी अपग्रेड होना पड़ता है। तो इन वर्कर्स के अंदर चेंजेस किए जाएंगे जिससे इन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वर्कर्स यहाँ पे इनोवेटिव होंगे, हमारे इकोनॉमी के प्रति ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ भी लगातार इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जितने भी लोग होंगे यानी जितने भी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी उनको काफ़ी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। उसके बाद यहाँ पर उनको 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पर मिल जाएगा कुछ जो इंश्योरेंस वगैरह है। फिर उसके बाद में डिजिटल स्किल्स, कैशलेस ट्रांजेक्शन, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इन व्यक्तियों को दी जाएंगी। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की जाती है वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। तो अगेन PIB से इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो, GS पेपर 3 से ये रिलेट हो जाएगा। इशू क्या है, तो इशू यह है कि असम यहाँ पे 36वां राज्य बन चुका है। 36वां राज्य यूनियन टेरिटरी का मतलब यह है कि इस लिस्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी और फिर उसके बाद स्टेट जो हैं वो सबको मिलाकर काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 36वां स्टेट या यूनियन टेरिटरी यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर असम 36 इस कैटेगरी के अंदर आया है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट किया। क्या अभी तक असम ने वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो आंसर है यस, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो अब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इस वजह से ये वन नेशन वन राशन कार्ड काफ़ी चर्चा में था। क्वेश्चन ये है क्या, इसको समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सिस्टम क्या करता है कि जितने भी लोग यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बेनिफिशरीज हैं, यानी जितने भी लोग राशन ले रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा आपके पास एक राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड की मदद से आप अपने पास वाली दुकान पर जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर जाकर अंगूठा वगैरह लगाकर आप वहाँ से राशन ले लेते हो, जो कि सरकार दे रही है 2 रुपये 3 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राशन कार्ड का सिस्टम। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। देखो पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, कौन, माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट से निकलकर दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जाते हैं काम करने के लिए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति इस स्टेट से इस स्टेट में गया, तो पहले यहाँ पर जब ये सिस्टम नहीं था तो उसको उस स्टेट के अंदर जाकर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था, सब कुछ यहाँ पे दोबारा से करना पड़ता था। तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, इस वजह से यहाँ पर ये सिस्टम बदल ही दिया गया। और बदलने के बाद क्या किया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी व्यक्ति का एक ही राशन कार्ड रहेगा, उसकी बायोमेट्रिक डेटा रहेगा, उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, और अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जाता है तो उसको नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसी राशन कार्ड के बेसिस पर यहाँ पे उसको राशन मिल जाएगा। और ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट किया गया था अगस्त 2019 में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पे ध्यान में रखा गया था। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इधर से उधर ट्रैवल करते थे, उनको काफ़ी परेशानियाँ हुआ करती थी ना, अब यहाँ पे कोई इतनी परेशानी होगी नहीं। ये वन नेशन वन राशन कार्ड का टारगेट रहा है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अभी करंट टाइम पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बोला जाता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो काफ़ी सारी लीकेजेस वगैरह होती हैं उसको कम कर देगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के आधार कार्ड जो हैं वो लिंक हो जाएंगे। सभी लोगों का, जिसके पास भी राशन कार्ड होगा उसका बायोमेट्रिक डेटा होगा, यानी कि अंगूठे का जो निशान वगैरह है वो सब यहाँ पे उस मशीन से लिया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है ना, उस पर यहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स डेटा भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई करप्शन
होने के चांसेस नहीं है। आपको प्रॉपर राशन मिलेगा, प्रॉपर राशन आएगा भी, ये यहाँ पर बोला जाता है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर ये नज़र आते हैं। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस के अंदर यह बताया गया, सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि चलो सर ये तो सही है कि करप्शन रुक जाएगा, लेकिन ये बताओ कि आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया है, तो कितने लोगों के पास आधार है? अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है। अब जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे वो अपना राशन कार्ड से उसको लिंक करवा नहीं पाएंगे, उनको राशन मिल नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आधार कार्ड के अंदर काफ़ी सारे लोगों के एरर्स देखने को मिलता है, तो उसको लिंक करने में अगेन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड से रिलेटेड। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर डेटा आपको बहुत सारा दिख रहा होगा, मैं टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली हैं। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस आर्टिकल के अंदर बात की जाती है ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड के बारे में। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। इशू क्या है? देखो, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड का बुखार हो रहा है, और ये जो बैक्टीरिया है ये इतना खतरनाक है कि इसके ऊपर दवाई काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसी वजह से ये बैक्टीरिया काफ़ी चर्चा में है। पहली बात, हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में जानते हैं। टाइफाइड फीवर अपने आप में इतना खतरनाक है, इसकी वजह से लगभग 11 मिलियन इन्फेक्शंस हर साल देखने को मिलते हैं, और 1 लाख के आसपास डेथ भी हर साल होती हैं। तो पूरे साउथ एशिया की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसी वाले एरिया में सबसे ज़्यादा टाइफाइड के केसेस देखने को मिलेंगे, मतलब इस एरिया पे सबसे ज़्यादा बर्डन है। टाइफाइड फीवर जो है ये जानलेवा बीमारी है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है तो ये ध्यान में रखना है। इस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला एंटेरिका। तो ये इसका नाम है, या फिर इसका साइंटिफिक नेम सल्मोनेला टाइफी के नाम से आप लोग जान सकते हो। तो ये यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। अब ये फैलता कैसे? ट्रांसमिट हो सकता है, बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकता है। अगर एक व्यक्ति, आप कह सकते हो कि एक दूषित खाना या फिर एक दूषित पानी पीता है, यानी कॉन्टेमिनेटेड फूड और कॉन्टेमिनेटेड वाटर से भी यहाँ पे क्या हो सकता है, ये टाइफाइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। उसके साथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स या फिर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ट्रैवलर्स को, क्योंकि हमने ये देखा खासकर एशिया के अंदर, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, कैरिबियन, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन नेशंस, उसके बाद मिडिल ईस्ट, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ और कुछ ऐसे एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर टाइफाइड के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। और अगर कोई ट्रैवलर इन वाले एरिया में आता है घूमने तो फिर यहाँ पे उनको भी ये बीमारी लगने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। इसी वजह से बोला जाता है जो ट्रैवलर्स हैं उनको सबसे बड़ा रिस्क देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये जो टाइफाइड है इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो लक्षण की बात करें तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो बुखार तेज़ रहेगा, थकान होगी, उसके बाद यहाँ पे अगेन वही टायर्डनेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप अच्छा फील नहीं करोगे, जो थ्रोट है उसमें पेन होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। बाकी टाइफाइड के लिए कोई वैक्सीन वगैरह है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो ओरल मेडिकेशन भी है और यहाँ पे इंजेक्शन भी है। ओरल मेडिकेशन बेसिकली एक कैप्सूल है, किन के लिए? बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे वही होंगे जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा होगी। बाकी यहाँ पे कुछ आपको वैक्सीनेशन देखने को मिलेगा। वैक्सीनेशन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये एडल्ट्स के लिए है और साथ ही साथ बच्चों के लिए। बच्चे वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा होगी, तो इनके लिए यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं जो कि टाइफाइड को ठीक कर सकती हैं। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये कितनी इफेक्टिव है? 50 to 80% ही इफेक्टिवनेस इसका देखने को मिलता है। बाकी ट्रीटमेंट क्या है? तो टाइफाइड बुखार को हम लोग एंटीबायोटिक से भी ठीक कर सकते हैं। तो बुखार है बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, एंटीबायोटिक क्या करेगा? बैक्टीरिया को मार देगा, तो ये ट्रीटमेंट हो सकता है। बट एक चीज़ आपको ये देखना है कि अभी जो ये वायरस देखने को मिला है, सॉरी वायरस कह रहा हूँ, ये जो अभी बैक्टीरिया देखने को मिला है, ये बैक्टीरिया जो है आप कह सकते हो ड्रग रेजिस्टेंट है। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर यह होता है कि इसके ऊपर आप लोग कितने ही एंटीबायोटिक खा लो, एंटीबायोटिक भी खा रहे हो तो भी ये सही नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार का भी यहाँ पर बैक्टीरिया देखने को मिला, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो एक नए टाइप का ड्रग रेजिस्टेंस है जो कि पाया गया है, जिसका नाम दिया गया है XDR टाइफाइड। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब ये स्ट्रेन इतने खतरनाक हैं कि आप लोग एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो जब यूज़ करते हो तो इसका असर इस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया था कि जो हमारे MSME है यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ज़रूरत यह है कि इन MSME को क्लाइमेट फाइनेंसिंग करी जाए। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? सबसे पहली बात देखो, इशू क्या है। हमारे पास में एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट लाता है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। तो इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि हमारे देश में
अभी एमएसएमईज जो हैं यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे बिजनेसेस, ये लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब जब बिजनेसेस चल रहे हैं तो इनसे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। बोला ये गया कि साल 2018 में लगभग 110 मिलियन टन तक का जो पोल्यूशन है वो किया गया था इन एमएसएमईज के थ्रू। तो इस पोल्यूशन को कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका है, बहुत सारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले चुका है। भारत ने अभी 2070 तक का एक टारगेट रख रखा है। आपको पता होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के अंदर भारत ने बोला है कि हम लोग 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी पोल्यूशन को कम करेंगे। उसके बाद साल 2021 की ग्लासगो समिट के अंदर भी यहाँ पर यही मेंशन किया जाता है। तो हमारा टारगेट है कि हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकें। तो एमएसएमई करंट टाइम पे बहुत सारा पोल्यूशन कर रही है, तो यहाँ पर इस पोल्यूशन को कम करना होगा, क्योंकि जो हमारी एमएसएमई है ये बहुत सारा कोयला जला रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जला रहे हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, एमएसएमई को हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी होगी। क्वेश्चन ये है क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होती है। देखो क्लाइमेट फाइनेंसिंग ये कुछ पैसा दिया जाना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू टू डेवलपिंग कंट्री। समझना इस बात को, डेवलप्ड लास्ट में ईडी लगा हुआ है यहाँ पे, फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देना चाहिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ वो हैं जो ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं, जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया वगैरह हो गया। तो यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिन्होंने खूब पोल्यूशन किया अपने लाइफ के अंदर, आज के टाइम पर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो इन कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, ये जो पैसा है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना चाहिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ इस पोल्यूशन को कम कर सकें। कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पर इनको मिलनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर एमएसएमई को भी ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब देखो इसी चीज़ के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो एमएसएमई को खुद नहीं पता, इनके पास में अवेयरनेस जो है, जागरूकता बहुत कम है कि हाँ क्लाइमेट फाइनेंस जैसी भी चीज़ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर जिसको पता है तो वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है बहुत सारा डिटेलिंग्स मांगी जाती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाएंगी, तो इसमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस वजह से यहाँ पर वो लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। फिर आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में, तो ये काफ़ी चर्चा में था। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जान लो। ये बेसिकली पूरे दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है, मणिपुर के अंदर। और इसी नेशनल पार्क के अंदर एक डियर यानी कि एक हिरण पाया जाता है, जिसका नाम है सांगई, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है र्यूकर्वस एल्डी। इसको हम लोग डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें तो इस प्रकार से ये डियर का पिक्चर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ये नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के अंदर मतलब ये जो पूरा नेशनल पार्क है आपको ये एक लेक के ऊपर देखने को मिलता है, नाम है लोकटक लेक। जो ये लोकटक लेक है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक पे आपको फिमदिस वगैरह देखने को मिलता है। फिमदिस क्या है, जो कि इसके ऊपर तैर रहा है। ठीक है, ये जो लेक है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे लोग जो है विजिट करते हैं अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में क्या बताया जाता है कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी जो ये डियर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इन डियर को एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ये डियर कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको इनका साइंटिफिक नेम बताया। साइंटिफिक नेम है र्यूकर्वस एल्डी। बाकी कॉमन नेम क्या है, सांगाई ब्रो एंटेलर डियर या फिर डांसिंग डियर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ये भी ध्यान रखना है। इस एनिमल का जो कलर है वो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। ये एनिमल कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, म्यांमार जैसी कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाते हैं। हैबिटेट की बात करें तो मैंने आपको बताया करंट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के अंदर ही प्रेजेंट है। मणिपुर के अंदर जो है नेशनल पार्क है, यहीं पर ये देखने को मिलेगा। ये जो डियर हैं ये घास को कंज्यूम करते हैं। इनको खतरा क्या है, खतरा यही है इनका शिकार हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे हंटिंग की जा रही है, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी वजह से काफ़ी बड़ा खतरा इनको देखने को मिलता है। बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में जान लेना। IUCN लिस्ट के अंदर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब कि इसकी जनसंख्या काफ़ी खतरे में है। साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 के अंदर है, यानी कि इसके इंटरनेशनल व्यापार के ऊपर रोक लगाई गई है। WPA 1972 के अंदर यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको शेड्यूल 1 में डाला गया है। मतलब कि यहाँ पर आप इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगी, यानी एक रेगुलर प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इसकी हंटिंग करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह चार्ज की जाएगी। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर हमने डिस्कशन किया था गवर्नर की कुछ पावर्स के बारे में। गवर्नर की जो पावर है फ्लोर टेस्ट को लेकर वो क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थे। अब ये चर्चा में थे, मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में समझाया भी था। तो पॉलिटिकल क्राइसिस काफ़ी चर्चा में थे, इसकी वजह से गवर्नर ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ पे फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। देखो गवर्नर
क्या है, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, पहले महाराष्ट्र के अंदर जब आप लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हो तो एक सरकार जब बनती है तो यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलएज हैं, ठीक है, उनके पास में जो सीट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या है, मैं आपको करंट एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे महाराष्ट्र के अंदर अभी तक जो सरकार थी, जैसे ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू मिलकर बनी हुई थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर सरकार को बना रखा था। बाकी यहाँ पे एक साइड आप देख पाओगे ये बीजेपी है, बीजेपी के पास में भी काफ़ी सारे एमएलएज देखने को मिलते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार यहाँ पर नहीं थी। अब जब हम लोग बात करते हैं सरकार कैसे बनेगी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स विधायकों की कितनी है, एमएलए की सीट्स यहाँ पर 288 है महाराष्ट्र के अंदर में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सरकार वही बनाएगा जो इस 288 का 50% प्लस 1 सीट को यहाँ पे कैप्चर करेगा। कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इस 188 में से किसी के पास में 144 प्लस 1 यानी कि 145 सीट्स आती हैं, वो अपनी सरकार बनाएगा। तो सरकार इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई और जो सीएम है महाराष्ट्र के उनको उद्धव ठाकरे जी को बना दिया गया था। बट करेंट टाइम पे इन्होंने रिजाइन कर दिया है और जो एकनाथ शिंदे साहब हैं ये यहाँ पर सीएम बन चुके हैं। हुआ क्या था, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है पूरी तरह से आप कह सकते हो कि खतरे में आ गई, पूरी तरह से यहाँ पर इनस्टेबल हो गई, क्योंकि जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है, इस शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के ही यहाँ पर ये व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे उद्धव ठाकरे साहब, और यहाँ पर इनको ही सीएम बनाया गया था। और ये कौन है, ये है एकनाथ शिंदे साहब। ये शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के ही एक विधायक हुआ करते थे, एक एमएलए हुआ करते थे, ठीक है, जो कि करंट टाइम पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। हुआ क्या, इन्होंने अपने पास में एमएलए का सपोर्ट खींच लिया, यानी इस शिवसेना के अंदर टोटल कितने एमएलएज हैं, तो टोटल 55 एमएलएज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन 55 एमएलएज में से बहुत सारे एमएलएज का यहाँ पे सपोर्ट 37 से ज़्यादा एमएलएज का सपोर्ट यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब के पास में आ गया। इसकी वजह से यहाँ पर ये सरकार ढह गई और ये सपोर्ट इनके पास में गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर बन गए। तो एमएलए जब यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्शन, ठीक है। तो आप कहोगे डिफेक्शन को तो रोका गया है हमारे संविधान में, हम तो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से काम करते हैं, यानी इस दल बदल कानून को खत्म किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर 2/3 मेंबर जो है निकलकर साथ में जाते हैं और साथ में मिलकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर मानी जाएंगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ है ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था और 10th शेड्यूल के अंदर इसको मेंशन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि शिवसेना के सपोज यहाँ पे 55 एमएलएज हैं और 55 एमएलएज का जब आप लोग 2/3 निकालते हो तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, तो लगभग यहाँ पे 36 to 37 एमएलएज हो गए। तो 37 एमएलएज अगर एक साथ निकल के जाएंगे इस पॉलिटिकल पार्टी से तो ये पॉलिटिकल पार्टी ढह जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और ये एमएलएज यहाँ पे निकले और इनका सपोर्ट जो है एकनाथ शिंदे साहब को मिला। इस वजह से एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पर क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया गवर्नर का एक बहुत बड़ा रोल। हुआ क्या था, बीच में जब एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने हैं उससे पहले गवर्नर ने यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। फ्लोर टेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। फ्लोर टेस्ट पे ये बोला जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली पर सभी लोगों को, लेजिस्लेटिव की असेंबली की फ्लोर पर सभी लोगों को बुलाया जाएगा, एक वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग करवाने के बाद में गवर्नर पता करेंगे कि यहाँ पे जो करंट टाइम पे सरकार है, जैसे कि उद्धव ठाकरे साहब की सरकार हुआ करती थी, उस समय सीएम हुआ करते थे, तो यहाँ पे लोगों को बुलाकर, एमएलएस को बुलाकर, जो भी छोड़ के गए थे एमएलए सबको बुला लिया जाएगा, फिर वोटिंग करवाई जाएगी। और अगर एमएलएस अच्छे खासे सपोर्ट में आते हैं, यानी 50% से ज़्यादा एमएलए सपोर्ट में आते हैं, 50% प्लस 1, तो फिर यहाँ पे अगेन सरकार बनी रहेगी। लेकिन एमएलए सपोर्ट में नहीं होंगे तो वो सरकार नहीं बनी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली फ्लोर टेस्ट की जो पावर्स हैं वो कहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोर टेस्ट की जो पावर्स है वो गवर्नर के पास में है। गवर्नर के पास में यहाँ पे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स आती हैं, वो आर्टिकल 163 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन की जाती है, इसी में फ्लोर टेस्ट की पावर है। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ही फ्लोर टेस्ट करवा सकता है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब यहाँ पे मान लो ये जो हाउस है ये सेशन में चल रहा है, यानी इस पर कोई विंटर सेशन चल रहा हो, बजट सेशन चल रहा हो, कुछ भी सेशन चल रहा है, तो जब सेशन चलता है तो इसकी पावर स्पीकर के पास में होती है। इस हाउस का जो स्पीकर है वो फ्लोर टेस्ट करवाएगा अगर उस समय यहाँ पे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर उस हाउस के अंदर कोई भी सेशन नहीं चल रहा है
तो उस समय यहाँ पे जो भी फ्लो टेस्ट वगैरह होगा वो सब करवाने की पावर्स गवर्नर के पास में आ जाती है। ये बातें कहाँ पर लिखी गई हैं, तो ये बातें आपको यहीं पर एग्जैक्टली देखने को मिल जाती हैं। फ्लो टेस्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा, जो गवर्नर हैं वो अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्लो टेस्ट वगैरह करवाएंगे, लेकिन जब सेशन नहीं चल रहा होगा और अगर सेशन चल रहा होगा तो ये पावर्स जो है वो स्पीकर के पास में आ जाती हैं। ये देखो, व्हेन द हाउस इज इन सेशन इट इज़ द स्पीकर हु कैन कॉल अ फ्लो टेस्ट। बट अगर कोई असेंबली सेशन में नहीं होगी तो गवर्नर के पास में पावर्स हैं अंडर द आर्टिकल 163 कि वो यहाँ पर फ्लो टेस्ट को कॉल कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ चुका है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था वेटलैंड्स कंजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे चर्चा ये की गई थी कि एक नई रिपोर्ट आई है जहाँ पे बोला यह गया कि देखो जो ये वेटलैंड्स है इनको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो वेटलैंड्स होते क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो वेटलैंड्स यहाँ पे एक एरिया होता है जो कि वाटर से कवर है, इसकी वजह से इसको वेटलैंड बोला गया है। इसमें रिवर्स, लेक यानी नदियाँ, झील ये सब कुछ देखने को मिलता है। वेटलैंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के अंदर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं, वाटर एनिमल्स, इन वेटलैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लस इन वेटलैंड्स का एक फोकस ये भी होता है जो कार्बन यानी कि जो बहुत सारा पोल्यूशन होता है वो ये वेटलैंड्स अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये भी यहाँ पर इसका एक फ़ायदा है। साथ ही साथ कोई बाढ़ वगैरह आ रही है तो ज़्यादातर पानी ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो वेटलैंड्स होते हैं, ये हमारी रिवर, लेक्स हो गई, ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस वजह से फ्लड्स वगैरह की सिचुएशन भी काफ़ी कम हो जाती है। और इंसान और प्लैनेट लाइफ के लिए भी वेटलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दुनिया भर के अंदर जो अलग अलग आपको जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं उसकी 40% स्पीशीज़ इन्हीं वेटलैंड्स के अंदर रहती हैं। तो वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस देख लिया। साथ ही साथ वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक जगह पर झील है, बहुत सारी बर्ड्स वगैरह आती हैं तो लोग भी घूमना पसंद करते हैं। लोग आएंगे वहाँ पे घूमने के लिए, उस एरिया के अंदर कुछ पैसा खर्चेंगे तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा और टूरिज्म भी प्रमोट होगा। क्लियर हो गया। बाकी वेटलैंड्स की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका देखने को मिलता है। वो बेनिफिट क्या है, वो आप लोग देखोगे एक नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ में हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट पहुंचाता है क्योंकि यहाँ से फिश वगैरह पकड़ी जाती हैं। तो आप लोग देख पाओगे ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वेटलैंड्स को करेंट टाइम पे क्या क्या खतरा देखने को मिल रहा है, लगातार शहर बढ़ रहे हैं और वेटलैंड सूखते हुए चले जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए हम लोग वेटलैंड का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से वेटलैंड सूख रहा है। वेटलैंड्स के अंदर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब आप कहोगे कि सर आपने बोला था अभी कि वेटलैंड जो है पोल्यूशन को सोख लेता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो पोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर से निकलने वाला पोल्यूशन है। जो खेती बाड़ी से पोल्यूशन निकल रहा है वो यहाँ पे सोख लेता है वेटलैंड। लेकिन जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है जैसे कि मरकरी वगैरह, वो यहाँ पे ये वेटलैंड्स नहीं सोख पाते हैं। क्लियर हो गया। बाकी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा और उसके साथ में गर्मी लगातार बढ़ रहेगी तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो बढ़ने लगेगा, मतलब कि एरिया सूखा पड़ने लगेगा और यहाँ पे वेटलैंड भी सूख जाएंगे। क्लियर हो गया। बाकी वेटलैंड्स के अंदर ड्रेजिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। ड्रेजिंग का मतलब क्या है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे वेटलैंड का जो बेड है यानी कि बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है उसको साफ किया जाता है, कीचड़ वगैरह वहाँ से निकाली जाती है तो इससे पानी का लेवल काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है और सूखने की भी संभावना बनती है। बाकी यहाँ पे ड्रेनिंग की बात करते हैं। देखो होता क्या है कि हम लोग बात करते हैं वेटलैंड की, तो वेटलैंड से बहुत सारा पानी निकाल लिया जाता है, निकाल कर अलग अलग जगह पर पहुँचाया जाता है। हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के अंदर में, तो इसकी वजह से भी वेटलैंड को काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचता है। साथ ही साथ एक लास्ट खतरा क्या है कि काफ़ी सारी प्लांट्स की प्रजातियां हैं, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं वाटर हेसिंथ। क्या, वाटर हेसिंथ। इस प्रकार से ये जो है वेटलैंड के ऊपर उगता हुआ चलता है और उसका वेटलैंड को ढक देता है पूरी तरह से। और होता क्या है, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुँचता है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। इसकी वजह से नुकसान क्या होगा, सनलाइट यहाँ पे प्रॉपरली जाएगी नहीं और पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और नीचे जो जीव रह रहे हैं वो सब मर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाने का क्या चीज़ है, देखो इसको हटाने के लिए लेबर वगैरह भी लगती है बहुत ज़्यादा, तो पैसा वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से ये एक प्रॉब्लम है। वाटर हेसिंथ के साथ साथ दूसरी एक और चीज़ है साल्विनिया। साल्विनिया भी आपको बिल्कुल सेम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि वेटलैंड को पूरी तरह से ढक देती हैं और यहाँ पे पानी के अंदर फिर उसके बाद जीव वगैरह मरने लगते हैं। आगे आते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि वेटलैंड्स को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था स्नेक आइलैंड के बारे में। तो स्नेक आइलैंड बेसिकली आपको एक्स शेप में देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे देखने को मिल रहा है। तो एक्स शेप का ये आइलैंड है। रिसेंटली चर्चा में क्यों था, क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पर रशियन मिलिट्री को इस पर्टिकुलर आइलैंड में बहुत नुकसान पहुँचाया है। ये आइलैंड ब्लैक सी में लोकेटेड है, ये आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, इधर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, इधर रशिया देखने को मिलेगा और यूक्रेन रशिया के नीचे ब्लैक सी है।
इसी ब्लैक सी में यूक्रेन के ओडिशा वाले नीजन से आपको नीचे देखने को मिलेगा स्नेक आइलैंड, ठीक है ना। स्नेक आइलैंड के अलग अलग नाम है, ज़मीनी आइलैंड, स्नेक आइलैंड या सरपेंट आइलैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एक्स शेप में यह देखने को मिलता है, जैसा भी मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बता दिया है। ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी को भी देख लो, इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ है जो कि इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। वो है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी टर्की कहाँ पर स्थित है? टर्की ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में स्थित है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ने इसी को लेकर 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर है इसका ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। आई होप आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक सी के बारे में पता चल चुका है। ब्लैक सी क्या है हम लोगों ने जान लिया, ब्लैक सी किस किस कंट्री से सराउंडेड है ये भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जाना था, ये क्यों है चर्चा में, तो इसको समझते हैं। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन ने क्या किया, एक पूरा कॉन्फ्रेंस रखा और उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू। इन्होंने ये बोला कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। क्या चेंजेस किए जाएंगे नहीं पता है, बट चेंजेस किए जाएंगे ये इन्फॉर्मेशन है। इस वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स चर्चा में आए। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखो कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस होता है। कमर्शियल बैंक्स हमारे नॉर्मल वो बैंक्स हो गए HDFC PNB वाले, जहाँ पे आप लोग अपना पैसा वगैरह जमा करते हो। बाकी एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम कमर्शियल के बैंक में बारे में पढ़ रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है समझ लिया। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो साथ में मिलकर इकट्ठा कर पैसा कलेक्ट करते हैं, साथ में मिलकर यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। वो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक कहलाता है, यानी कोऑपरेट करके इसको बनाया गया है। बाकी कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को कमाना। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस ये सोसाइटी होती है। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक जो है इसको रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में। कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 के अंडर में। कमर्शियल बैंक जो टारगेट करता है जनरल पब्लिक को, कॉर्पोरेट्स को और सरकार को, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो ज़्यादातर टारगेट करती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को। एग्रीकल्चर के लिए अगर किसी को लोन चाहिए तो वो लोन वगैरह यहाँ पे ये कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं। तो ये हो गई हमारी कोऑपरेटिव बैंक की कहानी। कोऑपरेटिव बैंक्स को और कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इनको गवर्न करने के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई हैं। सॉरी 2 आपको अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, बैंक रेगुलेशन एक्ट और साथ ही साथ बैंकिंग लॉस। ये दोनों मिलकर कोऑपरेटिव बैंक्स को गवर्न करते हैं। फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है 2 सेक्टर के अंदर। एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है रूरल, यानी शहर के अंदर भी कुछ बैंक्स हैं और साथ ही साथ आपको गाँव के अंदर भी बैंक देखने को मिलता है। ये कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के फीचर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। जो कस्टमर है, कस्टमर ही उस कंपनी को ओन करते हैं, क्योंकि कस्टमर ने ही पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह जो भी आता है वो आपस में बढ़ जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग बहुत सस्ते में जो एक तरीके से लोन वगैरह वो प्रोवाइड करवा देते हैं, बहुत सस्ते में उधार वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है, प्लस यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी जान लिया है। अब जो एक कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम देखो, करेंट टाइम पे क्या हो रहा है ना, लगातार प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो हमारा ऑनलाइन वे है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे पास अलग अलग कंपनीज आ चुकी हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स की वैल्यू काफ़ी कम होती चली जा रही है। प्लस यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स में एक टाइम पे डुअल कंट्रोल था। डुअल कंट्रोल का मतलब यह है कि इसको यहाँ पे स्टेट रजिस्ट्रार भी कंट्रोल कर रहा है और RBI भी कंट्रोल करता था, ठीक है ना। बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ, पैसों का मिसमैनेजमेंट हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन वाली सिचुएशन इंक्रीज होती है। बाकी कोऑपरेटिव बैंक को बनाया गया था एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, कि एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे ये लोग बहुत सारा पैसा दिया करेंगे। बट हुआ क्या, यहाँ पे आप देख पाओगे अनफॉर्चुनेटली ये स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारा एग्रीकल्चर के लिए कर रहे थे, बट धीरे धीरे यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कम काम किया जा रहा है। उसका लास्ट एक चैलेंज है, कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर अपनी प्रॉपरली रिपोर्ट्स वगैरह तैयार नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने में इनको काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले आर्टिकल पर देखें दें तो यहाँ पे चर्चा की गई है बेती वारदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो इशू क्या था कि कर्नाटका के अंदर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं किसका, इस प्रोजेक्ट का। उनका कहना यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा पैसा लगाया गया है और वो जो पैसा है वो लोगों का पैसा है। ऑब्वियस ही बात है, लोगों ने टैक्स किया है, तो ये जो पब्लिक मनी है उसको वेस्ट किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है।
अब पहले हम लोग दोनों रिवर को देख लेते हैं। ये कर्नाटका के अंदर है। पहले हम लोग मैप देखते हैं तो ये आपको महान भारत देखने को मिलेगा। कर्नाटका आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा। कर्नाटका में ही ये दो रिवर्स लोकेटेड हैं। कहाँ पर लोकेटेड हैं तो आप लोग देखोगे ये नंबर 28 देखने को मिलेगा, बेदती वार्दा लिंक। नंबर 28 कहाँ पर है तो नंबर 28 है यहाँ पर। ये आपको देखने को मिलेगी। एक रिवर ये है, एक रिवर ये है। एक रिवर यहाँ से बहकर मतलब कि वेस्टर्न साइड में बह रही है, अरेबियन सी में गिर रही है, और दूसरी रिवर इधर आकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक है ना। अब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट यह है, इन दोनों नदियों को जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है। बोला यह जाता है कि जो बेदती नदी है इससे पानी निकाल कर यहाँ पे इस दूसरी नदी के अंदर पहुँचा दिया जाएगा, वर्धा नदी के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी सारा बवाल हुआ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न दिए। सबसे पहला रीज़न, भाई आप दो नदी को जोड़ रहे हो, वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक नदी बह रही है किधर, वेस्टर्न साइड में, और एक नदी बह रही है ईस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न साइड का बहता हुआ जो पानी है वो आप कैसे खींच कर लाओगे इस वाली नदी की तरफ, क्योंकि फोकस ये है कि इस नदी से पानी खींच के यहाँ तक लेकर जाया जाए, और जो है यहाँ पर आप कह सकते हो इस वाले एरिया में पानी की पूर्ति की जाए। ठीक है ना। फिर उसके बाद लोगों का कंसर्न ये भी है कि भाई ये जो नदियाँ हैं दोनों, ये मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि सूख जाती है, दोनों साथ में सूख जाती हैं। तो आप बताओ क्या करोगे? दोनों नदियों के अंदर हर साल पानी नहीं बहता है, मतलब पूरे साल पानी नहीं बहता है। तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्न है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, भाई इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा जंगल बर्बाद किया जा रहा है, लगभग 500 एकड़ के आसपास जंगल जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही पानी नहीं मिलेगा। मतलब जंगल बर्बाद करोगे, पेड़ पौधे बर्बाद करोगे, जानवर बर्बाद करोगे, लोगों को हटाओगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था ब्लैक डेथ के बारे में। ब्लैक डेथ काफ़ी चर्चा में था। तो एक स्टडी पब्लिश हुई है जनरल साइंस के अंदर, जहाँ पे बताया गया कि ब्लैक डेथ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था। पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। देखो, ब्लैक डेथ एक ऐसी कंडीशन थी, यानी एक प्लेग था, एक ब्यूबोनिक प्लेग, एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। मिलियंस ऑफ लोगों को इस बीमारी ने मार दिया था। अब ये बीमारी कहाँ पर फैली थी? वेस्टर्न एशिया, नदर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप के अंदर ये फैली थी 1346 से लेकर 1353 के बीच में। अब एक नई रिपोर्ट पब्लिश होती है। रिपोर्ट के अंदर पता ये चलता है, क्योंकि देखो अभी तक हमें पता ये नहीं चला था ये बीमारी कब आई, कैसे आई और कहाँ से आई। तो ये बीमारी आई तो थी, इतनी पुरानी है, लाखों लोगों की जान भी ले गई। ये बीमारी कैसे होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। इसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारियाँ होती हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कौन फैलाता है? जैसे जो चूहे हो गए, चूहों के शरीर के ऊपर छोटे छोटे आपको कीड़े देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर ये बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला ये गया बीमारी तो 1346 से लेकर 1353 में फैल चुकी थी, लेकिन ये नहीं पता ये ओरिजिन कहाँ से हुई और कब ये बीमारी फैली है। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश हुई, और स्टडी ने ये बताया कि ये जो बीमारी है ये फैलने से पहले, यानी कि जो 1346 से लेकर 1353 का टाइम है, इससे लगभग 7-8 साल पहले ये बीमारी आई थी। और कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? ये हुई थी किर्गिस्तान के अंदर। किर्गिस्तान जो कि करंट टाइम पे एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये किर्गिस्तान हो गया। सेंट्रल एशिया के अंदर 5 कंट्रीज आती हैं, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो सेंट्रल एशिया 5 कंट्री से मिलकर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में स्थान वाली यहाँ पर 5 कंट्रीज आती हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में। तो क्या है इशू? तो सरकार ने यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट, एक ट्रायल लॉन्च कर दिया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अभी तक यहाँ पर क्या होता है, एक अमेजन है, एक फ्लिपकार्ट है। अब आपने देखा होगा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का। यूपीआई के बारे में तो आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। जैसे हमारे पास फ़ोन पे है, पेटीएम है, भारत पे है, उसके बाद में इस प्रकार से और ही बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट वाले ऐप आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये पेमेंट कैसे हो रही है? मान लो एक व्यक्ति के पास में फ़ोन पे है और एक व्यक्ति के पास में भारत पे है, तो फ़ोन पे वाला भारत पे कर सकता है, मतलब पेमेंट तो इसको कर सकता है ना। या फिर भारत पे वाला पेटीएम वाले को पेमेंट कर सकता है, सब एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस नेटवर्क की वजह से ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में पेमेंट कर लेते हैं। तो यही वाला प्रोसेस जो है हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आ रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? यानी कि जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ये आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। तो इसके लिए ओएनडीसी लेकर आया गया है। ओएनडीसी क्या है मैंने अभी आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी जो ये सारे ऐप्स हैं, इन सारे ऐप्स को इस वाले बॉडी से एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मान लो एक व्यक्ति है अमेजन ऐप के ऊपर, और अमेजन ऐप के ऊपर है वो सामान यहाँ पर कुछ खरीदना चाह रहा है,
तो आराम से खरीद सकता है। देखो करंट टाइम पे क्या होता है कि मान लो ये जो अमेजन ऐप है ये क्या करता है, बायर और सेलर दोनों को साथ में लेकर आता है, क्योंकि सेलर क्या है इस अमेजन ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड है। अब उसने अपना सामान रजिस्टर करवा रखा है। अब कोई बायर आया, उसने सामान देखा, पसंद आया, खरीद लिया। तो अमेजन बेसिकली क्या कर रहा है, एक होस्टेज है, यहाँ पे दोनों लोगों को लिंक करने का काम करता है। तो करंट टाइम पे तो ऐसे ही चलता है। लेकिन जब हम लोग ये ONDC लागू कर देंगे तो इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक बायर है, उसको ने अमेजोन पे एक सामान देखा, अमेजोन पे देखने के बाद यहाँ पर उसको कुछ पसंद नहीं आया, उसके बाद वो फ्लिपकार्ट पे चला गया, फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान देखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो उसे फ्लिपकार्ट पे एक सामान पसंद आ गया है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि फ्लिपकार्ट पे जो ये सामान बेच रहा है, यानी जो सेलर है, ठीक है, वो सेलर यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड है, अमेजन पर रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर जब ये सारे ऐप कनेक्ट हो जाएंगे तो ये व्यक्ति क्या कर सकेगा, अमेजन से ही, उसको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमेजन से ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो सामान है वो भी खरीद पाएगा। यानी ये जो सेलर है ये फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर किया हुआ था, ये अमेजन पर रजिस्टर नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नेटवर्क है आपस में कनेक्ट कर देगा। इस वजह से ये व्यक्ति जो है अमेजन पे ही भले हो, लेकिन फ्लिपकार्ट से भी यहाँ पे सामान को, फ्लिपकार्ट वाला सामान भी परचेस कर पाएगा। तो यह है हमारा ONDC का बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों ने इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंस यही है कि जो छोटे छोटे हमारे बायर्स हैं वो यहाँ पे उनको हेल्प काफ़ी मिलेगी। यानी कि देखो छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, होता क्या है कि अभी तक यहाँ पे किसी ऐप के ऊपर सिर्फ जो टॉप सेलर्स होते हैं उनका ही सामान बिकता है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर एक वाइड वैरायटी मिलेगी, जो छोटे छोटे सेलर्स होंगे उनके पास भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी यहाँ पर अपने सामान को सेल कर पाएंगे। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। अर्बन इसके आगे लगवाए, मतलब कि ये शहर वाले के लिए योजना लेकर आई गई है। एक होता है रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया के लिए योजना लेकर आई जाती है। तो यहाँ पे जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ये क्यों है चर्चा में, क्योंकि अभी इस अर्बन वाले योजना ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। अब ये इस योजना का मेजर फोकस क्या था, जब इसको लाया गया था तो इसका फोकस ये था कि साल 2022 तक ऐसे लोग जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास में कोई घर नहीं है, उनको यहाँ पे घर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये सरकार के मिशन के अंडर में आती है। सरकार का मिशन ये था 2022 तक सभी लोगों को हम लोग घर प्रोवाइड करवाएंगे। इस योजना को कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के अंदर एक और बहुत फीचर अच्छा है, वो ये है कि आपको होम लोन्स वगैरह अफोर्डेबल मिल जाते हैं, आप होम लोन्स वगैरह भी ले सकते हो। बाकी कौन कौन बेनिफिशियरीज होते हैं, किस किस को बेनिफिट मिलता है इस योजना के अंडर में, तो वो होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग, लो इनकम ग्रुप वाले, मिडिल इनकम ग्रुप वाले भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर एक और फायदा देखने को मिलता है। फायदा यह है, इससे वेमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। कैसे, क्योंकि जो भी घर सरकार देती है लोगों को, तो वेमेन के नाम पे दिया जाता है। वेमेन के नाम पे दिया जाएगा या फिर यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के ज्वाइंट नेम्स के ऊपर दिया जाएगा। तो वेमेन एम्पावरमेंट को भी एक प्रमोशन मिलता हुआ नजर आता है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं चाइल्ड एक्टर्स के लिए। आपने देखा होगा अलग अलग मूवीज़ प्लेटफॉर्म्स के अंदर, यहाँ पे सीरियल्स के अंदर बच्चों का यूज़ किया जाता है, यानी कि बच्चों को एज अ एक्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो भी ये बच्चे यानी चाइल्ड एक्टर्स वर्क कर रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस अभी रिसेंटली लेकर आई गई। इन गाइडलाइंस को पब्लिश करने वाली कौन सी बॉडी है, वो है NCPCR, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि बच्चों के हक के लिए बात करती है। अब की बार क्या है, अभी तक सिर्फ सीरियल्स, मूवीज़, इन्हीं सब चीज़ों को कवर किया जाता, लेकिन पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब हो गए, ठीक है ना। तो फिर इनको भी कवर कर दिया गया है, क्योंकि इन वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो भी एपिसोड्स वगैरह चलते हैं, तो उनके अंदर भी यहाँ पे चाइल्ड एक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर चाइल्ड एक्टर्स कहीं पर भी इस्तेमाल किए जा रहे होंगे तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब वो यहाँ पे गाइडलाइंस क्या है, पहली गाइडलाइन क्या बोलती है, इसको समझते हैं। देखो पहली गाइडलाइन ये बोलती है कि करना क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग चाइल्ड एक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कोई प्रोड्यूसर है और वो उस फिल्म को या एक मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो किसी बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। दूसरा यहाँ पे बोला गया, अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेता है तो यहाँ पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, और वो गाइडलाइंस को वॉयलेट कर रहा होगा, सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है, इसमें यहाँ पे बोला गया कि और भी एक्ट्स लागू हो जाएंगे। मतलब कि और भी एक्ट जो है ये बच्चों के लिए काम करेंगे, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हो गया, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट हो गया,
और आईटी रूल्स 2021 हो गया, ये सारे एक्ट भी यहाँ पर इस गाइडलाइंस के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो यानी कि बच्चों के लिए इन सारे एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन है वो भी यहाँ पे लागू कर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और अगर कोई व्यक्ति ये गाइडलाइंस को यहाँ पे वॉयलेट करेगा या फिर इन एक्ट को वॉयलेट करेगा तो भी यहाँ पे उसके अगेंस्ट में पेनल्टी वगैरह चार्ज की जाएगी। नाउ क्वेश्चन ये है इसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब कि किस किस चीज़ को कवर किया गया है। देखो यहाँ पे जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, बाकी रियलिटी शोज़, सीरियल्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेटिव मीडिया, मूवीज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट हो गया, सोशल मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एडवर्टीजिंग, ये जितने भी एडवर्टाइजिंग जो हो गया, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो गई, इन सब के अंदर जो भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए इन रूल्स को लेकर आया गया। उसके बाद इन रूल्स में और भी चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे और क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताया गया कि बच्चों का जो रोल होना चाहिए वो क्लीन रोल हो। ऐसा ना हो कोई न्यूडिटी का रोल है या अल्कोहल स्मोकिंग करवाई जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे अगर कहीं पर काम कर रहे होंगे यानी कि शूटिंग पर होंगे तो वहाँ पे एक पेरेंट को भी रहना अनिवार्य है। साथ ही साथ में ये भी बोला जाता है बच्चों के लिए जो हार्मफुल लाइट्स वगैरह हैं और साथ ही साथ कॉन्टेमिनेटेड कॉस्मेटिक्स यानी जो भी यहाँ पे ब्यूटी के लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं किए जाएंगे, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। उसके साथ साथ मेंशन किया जाता है यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी अलाउ किया जाएगा, मतलब कि बच्चे के आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा अपने फिटनेस का, कि कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई बीमारी तो ऐसी लेकर नहीं चल रहा है कि जो बीमारी फैल सके, बच्चों को भी यहाँ पे अफेक्ट कर सके। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे शूटिंग के चक्कर में बच्चे की एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। फिर साथ साथ बोला गया कि जो बच्चा है वो यहाँ पे जब काम करेगा तो 5 घंटे तक काम करेगा और स्टार्टिंग के 3 घंटे के बाद में एक रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर वो काम करेगा। ओके, फिर उसके बाद मेंशन किया जाता है कि बच्चा जो भी पैसा कमाता है ऑब्वियस सी बात है शूटिंग से, उसका 20% जो इनकम यहाँ पे अर्न किया जाएगा वो डायरेक्टली उसके फिक्स डिपॉजिट के अंदर जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया किस चीज़ को लेकर, देखो बच्चा जो है अगर मान लो कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए वर्क कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक शॉप है, अपने माता पिता की मदद कर रहा है इंसान, तो वो चाइल्ड लेबर कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होती है। बाकी बच्चों के लिए काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी संविधान के अंदर आपको अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, जैसे खासकर आर्टिकल 21 यहाँ पे बहुत सारे राइट्स देता है बच्चों को, खासकर पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के ये सारे राइट्स जो हैं हमारे संविधान के अंदर बच्चों को दिए गए हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था कार्ड टोकेनाइजेशन को लेकर, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट ये है कि 30 सितंबर से हम लोग ये कार्ड टोकेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब ये कार्ड टोकेनाइजेशन क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो इसको मैं आपको थोड़े सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो करेंट टाइम पे क्या होता है, करेंट टाइम पे मान लो आपने कहीं से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना एक सामान को परचेज़ किया। जब आप लोग सामान परचेज़ करते हो तो आपका जो भी कार्ड का डिटेल्स है, कार्ड का डिटेल्स मतलब यहाँ पे जो अब आपका कार्ड के ऊपर आपका कार्ड नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, सीवीवी डिटेल्स हो गई, कार्ड के पीछे जो यहाँ पर 3 नंबर होते हैं सीवीवी, है ना, ये हो गए हमारा सीवीवी नंबर। तो ये कुछ कार्ड की डिटेल्स वगैरह हो गई। तो आप ये कह सकते हो ये सारी डिटेल्स आप डालते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर आपके बैंक से वो पैसा कटता है और उसके बाद में आपको वो सामान मिल जाता है। ठीक है, अब जब ये पैसा कटता है तो ध्यान रखना ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है ना, प्रोसेसिंग चलती है थोड़ी सी, कुछ सेकंड के लिए चलती है, उसके बाद पेमेंट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना जब ये प्रोसेसिंग चलती है तो उस बीच में क्या क्या होता है, आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद में जो कार्ड डिटेल्स हैं वो यहाँ पे एक जो मर्चेंट है वो सेंड करता है बैंक के पास में, यानी आपकी कार्ड डिटेल्स जो है बैंक तक जाती हैं। बैंक जो है वो यहाँ पे आपके कार्ड इशूअर तक सबमिट करता है, ठीक है ना, कि जहाँ से आपका कार्ड आया है, और फिर जब यहाँ से सारी कंफर्मेशन हो जाती है उसके बाद में आपका पेमेंट हो जाता है। तो जितनी देर में गोल गोल घूमता है ना, आप जब पेमेंट करते हो तो ये यहाँ पर ये सारी कंफर्मेशन की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कार्ड टोकेनाइजेशन क्या है। देखो टोकेनाइजेशन को समझने से पहले आपको समझना ही होगा कि ये क्यों लेकर आया गया। ये इसलिए लेकर आया गया क्योंकि ये जो पेमेंट होती है, जो गोल गोल घूमता है इस बीच में, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह पर शेयर होती है और इन्फॉर्मेशन सभी जगह पर हर एक स्टेप पर सेव हो जाती है। तो बीच में से आपकी इन्फॉर्मेशन हैक करने का पूरा चांसेस बन जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन हैक करके आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। इसी वजह से सरकार ने कार्ड टोकेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया। कार्ड टोकेनाइजेशन क्या है, जब आप लोग पेमेंट करोगे बिल्कुल सेम होगा, पेमेंट हो जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर जाएगी और ट्रांजैक्शन हो जाएगा।
तो आपको क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आपका जो कार्ड नंबर हुआ करता था वो कार्ड नंबर एक्चुअल नहीं होगा। टोकनाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको एक डुप्लीकेट या फिर एक ऑल्टरनेटिव नंबर मिल जाएगा। जैसे अभी आपका कार्ड का एक नंबर है, CVV नंबर है, तो ओरिजिनल नंबर आपको नहीं डालना है, आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव नंबर दिया जाएगा। सरकार आने वाले टाइम पर बताएगी कैसे आपको ऑल्टरनेटिव नंबर मिलेगा। तो ऑल्टरनेटिव नंबर आपको मिल जाएगा, आप वही नंबर डालोगे, तो यानी कि ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो भी जाएगा, क्योंकि सभी जगह आपका वो नंबर रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर बीच में ये इन्फॉर्मेशन हैक भी होती है, कोई व्यक्ति यहाँ पर इसको हैक कर लेता है, तो उसके लिए यहाँ पर वो सारी डिटेलिंग कोई काम की होंगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे काम की नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे उससे वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव नंबर है, वो कोई यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो रियल नंबर है नहीं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लिया है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हमने कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में समझा। अगला आर्टिकल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। थंबनेल लगा हुआ है, वो इसी फ्लड को लेकर लगा हुआ है, इसको थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है, देखो जो ये फ्लड है, फ्लड की वजह से जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी असम के अंदर काफ़ी सारा डैमेज देखने को मिला, असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई है ना, और बाढ़ की वजह से बहुत सारा बर्बादी देखने को मिली है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। अब यहाँ पे बात की जाती है कि असम के साथ साथ यहाँ पे और बहुत सारे राज्य हैं जो कि फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, ये सब यहाँ पे फ्लड प्रोन स्टेट्स है। फ्लड प्रोन स्टेट्स का मतलब है कि यहाँ पे बाढ़ का एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलता है। स्पेशली जब हम लोग असम की बात करते हैं, तो असम का जितना भी एरिया है उसका 40% एरिया फ्लड प्रोन के अंदर आता है, यानी कि 40% का जो ज़मीन है वो बेसिकली फ्लड से अफेक्टेड, मतलब फ्लड प्रोन है, यानी कि वहाँ पे बाढ़ का खतरा बना रहता है। फ्लड क्या है? आपको पता है कि पानी का ओवरफ्लो हो जाना, ठीक है, लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाना, वो यहाँ पे फ्लड होता है। एक डैमेजिंग फ्लड होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है जब बहुत खतरनाक बाढ़ आती है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि ज़री सी देर में ये पूरी की तरह सिचुएशन को बर्बाद कर देता है। बाकी फ्लड के अंदर धीरे धीरे बारिश पड़ रही है, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन फ्लैश फ्लड के अंदर ज़रा सी देर में, कुछ सेकंडों के अंदर एकदम से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, कुछ मिनट्स के अंदर, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक होता है। बाकी बाढ़ को टैकल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए उठाए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे पता है असम के अंदर क्यों फ्लड्स आते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी आपको देखने को मिल जाती है ना। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो उसकी वजह से भी असम के अंदर बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी लगातार बढ़ती हुई जा रही है और ब्रह्मपुत्रा नदी का फ्लो जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक इरोजन देखने को मिल रहा है, यानी बीच में जो कंकड़ वंकड़ जो देखने को मिलता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। मान लो ये बड़ा सा पत्थर है, तो पानी अगर बह रहा है तो इस पत्थर से टकरा कर पानी का जो फ्लो की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फ्लो की स्पीड यानी कि जो पानी की बहाव है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, बीच बीच में पत्थर रहेंगे तो। लेकिन ये सारे पत्थर बह चुके हैं। अब जब बह चुके हैं तो ये पानी का जो स्पीड है, फ्लो है, वो बहुत तेज़ हो चुका है, और पानी का फ्लो तेज़ होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो नदी का साइज़ है इंक्रीज होता चला जाएगा, ये काटता चला जाएगा रास्ते को, और यहाँ पे पानी का फ्लो भी तेज हो रहा है और नदी का साइज़ भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो कि कारण बनता है असम के अंदर एक बाढ़ का। उसके बाद दूसरा कारण आपको देखने को मिलेगा, असम के अंदर काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस प्रकार से की जा रही हैं जिसकी वजह से बाढ़ हो रही है। सबसे पहली ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपको क्या देखने को मिलेंगी कि वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। देखो एक पर्टिकुलर शहर है, वहाँ पे अगर पानी भर चुका है तो पानी को कैसे निकाला जा सकता है? नाले की मदद से वो पानी निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक शहर है जहाँ पे नाला ही नहीं है बिल्कुल भी, जब नाले नहीं होंगे तो पानी कहाँ से निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। तो ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी कमी आपको देखने को मिल जाती है असम के अंदर में। उसके बाद में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर डिजास्टर वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे फ्लड्स वाली सिचुएशन बन जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको रीजंस देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल और मैनमेड, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये कुछ डेटा था, तो बाकी हमने ये रिवीजन कर लिया है अपना। अब आपके कुछ फ्राइडे और सैटरडे के आर्टिकल्स रह जाते हैं, वो मैं आपके अगले दिन में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन डेली बेसिस पर चलता रहता है। बाकी जो मेजर आर्टिकल्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपका एक प्रॉपर पूरे सप्ताह का रिवीजन देखने को मिला है। आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आ चुका होगा, और फटाफट वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, और जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करवा देना ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।